हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो के बारे में सबसे पहले यही कहना चाहेंगे, आप सभी लोग कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उन युवाओं के लिए जो इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, कुल मिलाकर डिफेंस सर्विस में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो वीडियो को कृपया पूरा देखें और शेयर करें। तो चर्चा करते हैं वीडियो के बारे में। जो कल भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम कह सकते हैं, अग्निपथ स्कीम, सरकार की जो योजना है उसका अनावरण किया गया है, जिसके तहत श्री राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने फैसला लिया है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, मनोज पांडे जी और विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख आर हरी, और रक्षा सलाहकार जो हैं अजय कुमार जी, ये भी सम्मिलित थे। उसके बाद में इस योजना का अनावरण किया गया है। और बात करेंगे इस वीडियो में, छोटी सी सिर्फ यही चर्चा करेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और सर्विस टर्म्स क्या है और इनकी जो सैलरी है या पेमेंट है या सर्विस टेन्योर ये क्या रहेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जानेंगे, और अगर इसके बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो आपको वो दूसरी वीडियो में देंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो बात करते हैं कि इस अग्निपथ योजना के लिए योग्यता क्या चाहिए होगी। तो सबसे पहले जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th और 12th होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12th के लिए जैसे टेक्निकल पद होते हैं या क्लर्क पद होते हैं उनके लिए 12th चाहिए होता है, और कांस्टेबल या जीडी जनरल ड्यूटी के लिए एक 10th की रिक्वायरमेंट होती है। तो 10th और 12th रखा गया है। बात करते हैं एज क्राइटेरिया, आयु की, तो वो रखी गई है आपकी 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, जैसे कि जबान की मानी जाती है। और इसके बाद बात करें इस प्रोसेस की, तो जो सरकार ने प्रस्तावित पद दिए हैं वो 46,000 के आसपास पद रखे हैं। और इसके बाद में जैसे भर्ती होगी आपकी, तो पहले क्या होता था, इसके सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या होगा, जैसे आर्मी में होती तो वो रेजिमेंट के थ्रू भर्ती होती थी। अब रेजिमेंट भर्ती ना होकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों सेनाओं को मर्ज कर दिया गया है अग्निपथ स्कीम में। राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती होगी और इसके बाद में आप सभी को, जैसे जो भी सिलेक्ट होते हैं जवान, तो वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। जो ट्रेनिंग का टाइम होगा वो 10 हफ्ते से लेकर के 6 माह तक के बीच में फिक्स किया गया है। और ट्रेनिंग के बाद में इन अग्निपथ जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो वो सैलरी जो निर्धारित की है प्रथम वर्ष के लिए, वो सरकार ने 30,000 की है, और इसके बाद में 3 या 4,000 का इंक्रीमेंट लगातार 4 वर्षों तक है। तो इस 30,000 की सैलरी में बात करें कि इन हैंड में, तो 21,000 सैलरी आपकी इन हैंड सरकार ने निर्धारित की है। 9,000 रुपये आपकी ईपीएफ या पीपीएफ के थ्रू कटेंगे, और 21,000 के अलावा भी आपको जो भी जनरल अलाउंसेस हैं वो मिलेंगे, जैसे रिस्क और हिल अलाउंसेस होते हैं, एचआरए वगैरह जो भी होता है, फूड अलाउंसेस। तो इसके साथ आप सैलरी को 30 के आसपास इन हैंड मान सकते हैं, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये अलाउंसेस आराम से बन जाते हैं। तो सैलरी से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और बात करें अगर हम सर्विस टेन्योर की, तो वो 4 साल निर्धारित की है, और उन 4 सालों में 4 साल के बाद में 25% यानी 25% अग्निपथ या अग्निवीर जवानों को परमानेंट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस एंड स्किल के हिसाब से। तो कह सकते हैं 46,000 का जैसे 25% आप निकाल लीजिए, 11,500 के आसपास बनेगा जाकर के। तो 11,500 जवानों को परमानेंट कर दिया जाएगा, और इसके बाद में जो बचे हुए जवान हैं उनको सेवा से मुक्त किया जाएगा। लेकिन उसके साथ में जो उनके इंश्योरेंसेज हैं और जो भी पॉलिसीज हैं वो उन पर लागू रहेंगी, और उनको एक नगद राशि भी दी जाएगी। 11 से 12 लाख रुपए के आसपास नगद राशि दी जाएगी 4 साल के बाद में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो सरकार की मंशा रही है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को कम करने की रही है, और इस बेरोजगारी को कम करने के लिए मेरे हिसाब से एक सही कदम है। हालांकि इसमें अगर देखें, औसतन जो जवान की उम्र मानी जाती थी वो 32 होती थी, लेकिन इस 4 साल सर्विस के बाद में लगभग में आप ये कह सकते हैं कि 26 या 25 साल ही बचेगी। लेकिन उसके बाद भी 25% जवानों को परमानेंट किया जाएगा, तो उनकी सर्विस कंटिन्यू रखी जाएगी। अब जिनकी सर्विस कंटिन्यू रखी जाएगी उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे एक तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब आती है कि जो परमानेंट नहीं हुए, जो बाहर हुए, सपोज 46,000 में से 11,500 को आपने परमानेंट कर दिया है, लेकिन इसके अलावा जो 35,000 आपके पास बच रहे हैं, 34,500, वो क्या करेंगे। तो ये उनके लिए डिसएडवांटेज है, या एक दुख की खबर होगी उस समय जब वो सेवा से मुक्त होंगे। क्योंकि 4 साल, मुझे नहीं लगता 4 साल में आप कोई भी इतना बैकग्राउंड मजबूत कर सकते हैं या आर्थिक स्थिति इतनी सुधार सकते हैं।
तो ये, और फिर कोई भी अगर सरकारी एम्प्लॉयमेंट बनता है तो उसके मन में यही मनसा होती है कि उसको पेंशन और यही सब चीज़ें मिलती रहें। तो इसी वजह की सरकारी नौकरी होती है, इन्हीं मतलब की। बाकी आप 4 साल सर्विस कराने के बाद में कोई लॉजिक नहीं बनता आप सर्विस से आउट कर दें उसको और फिर बोले कि आप राज्य सरकार की तरफ देखिए हम आपको छूट दे रहे हैं। तो ये तो फिर एक वही एनसीसी की तरह हो गया कि आपने छूट के बेसिस पे हमें भर्ती किया और उसके बाद में कुछ पैसे, और पैसे क्या आपने मतलब उसके एवज में काम लिया है, सरकार की सेवा की है आपने, देश की सेवा की है। जब आपको पैसे दिए गए हैं, फ्री फंड में पैसे नहीं दिए जाएंगे आपको 4 साल में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 4 साल में सरकार ने फ्री पैसे दिए हैं। तो ये डिसएडवांटेज है इस योजना का, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और हो सकता है इस योजना के विरोध में लोग प्रदर्शन भी करें, युवा लोग प्रदर्शन भी करें। फिलहाल मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों को ये योजना अच्छी नहीं लगती तो शांतपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी बात रखें और उन्हें बताइए कि ये डिसएडवांटेज है और हम इस तरीके से सहमत नहीं हैं। हो सकता है इसमें एक सुधार ये भी हो सकता है, आप सर्विस टेन्योर को थोड़ा सा 4 से बढ़ा करके 10 कर दीजिए और जो सैलरी है उसको थोड़ा कम करके, लेकिन परमानेंटिज जो भी परमानेंट होते हैं, जैसे एक सरकारी एम्प्लॉय होता है, ठीक उसी की तरीके उसकी सर्विस को कंटिन्यू रखा जाए, ताकि उसे ये ना फील हो कि मैं टेम्परेरी हूँ। और जब ये पहल होगी तभी ये योजना कहीं ना कहीं ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये योजना अगर 4 साल की शॉर्ट टर्म सर्विस है तो थोड़ा निराश करेगी युवाओं को। और हालांकि बेरोजगारी इतनी है, बेशक उसमें हिस्सा लेने के लिए जाएंगे, लेकिन जब 4 साल के बाद उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा तो फिर सवाल यही होगा कि 4 साल के बाद वो करेंगे क्या जो बाहर आए हैं। क्योंकि 25 औसतन आपने 21 साल लास्ट रखी और 21 साल में सपोज एक जवान भर्ती होता है और 25 में वो सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट की एज क्राइटेरिया है वो 18 to 23 है, तो फिर वो वहाँ से भी आउट हो जाएगा और आपके पास में फिर वही जो भी 11-12 लाख रुपए आपको नगद मिलेंगे, उसी से आपको कुछ करना होगा। तो सरकारी नौकरी के नाम पे मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपनी सरकार से बात रखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारी राय में ये योजना उतनी कारगर नहीं साबित होने वाली है। कुछ लोगों की नज़र में या हमारी नज़र में, जैसे मैंने बोला कि कदम सही है लेकिन सुधार की आवश्यकता है। इसमें आप सुधार कर सकते हैं, कदम सही है, आपने सोचा सही, देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए आपने सोचा सही है, एग्जैक्ट सोचा है, लेकिन आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और मेरी यही राय रहेगी सरकार से और आप सभी युवाओं से भी यही राय रहेगी कि अगर अपनी बात रख रहे हैं या धरना दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखिए और बताइए कि ये कमियां हैं और इसको दूर करिए आप। उसके बाद में ये योजना सफल साबित हो सकती है और भारत में बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा इंडेक्स जो है वो थोड़ा ऊपर जा सकता है, यानी कि थोड़ा बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। और रही बात इसके सलूशन की, तो यही सलूशंस रहेंगे कि आप सरकार से शांति से अपनी बात को मनवाएं और रखिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर नेताओं की बात होती है तो 5 साल के लिए सर्विस में आता है तो उसकी पेंशन हो जाती है, और सरकारी एम्प्लॉय होता है तो उसके लिए आप पेंशन कुछ व्यवस्था नहीं आप, और फिर आप पेंशन जो पैसे देंगे भी तो उसके 9,000 रुपये आप काट रहे हैं। जब आप उसको वापसी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोग अपनी शांति से रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। दोनों ही पहलू हैं इस योजना के। योजना सही है लेकिन उसको सुचारू ढंग से यानी सुचारू रूप से जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अदरवाइज ये योजना सही नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं और समझ गए होंगे कि सरकार क्या चाहती है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपको इसी के अगले पार्ट में। जो भी दुष्परिणाम है, डिटेल जानकारी अगर चाहिए हो तो कमेंट कर देना, तो इस दूसरे पार्ट में मिलेंगे फिर। अदरवाइज किसी दूसरे वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।